Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter alternating current और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स टू द एसी सप्लाई। सो हम लोग एक एक करते हुए स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्योर रजिस्टर को जब हम लोग एसी सप्लाई में लगाते हैं तो किस प्रकार का बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर रजिस्टर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, फिर आरसी सर्किट, फिर आरएलसी एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा फ्लो चलने वाला रहेगा। ठीक है। सो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सिंपल सी हेडिंग डालते हैं और वो हेडिंग है बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस बिहेवियर को जरा समझते हैं। अब बिहेवियर किसका समझना है, यहां पर हम लोगों को रजिस्टर का बिहेवियर यहां पर समझना है। ठीक है। सो हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, एसी सप्लाई अप्लाई करनी है। तो अब जरा यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रजिस्टर बना दिया। ठीक है, एक रजिस्टर बना दिया और इसको मैंने अप्लाई किया है एक एसी सप्लाई से। तो देखो, आपको बैटरी का सिंबल पता था। अब यहां पर समझिए, एसी का ये जो सप्लाई बनाते हैं हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मत बना लेना, क्या है गोले के अंदर कुछ तो भी किया है, तो कई लोग ऐसे बना के आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाई जाती है। ये आपका रजिस्टर है आर। ये जो सप्लाई है बेसिकली ये होती है आपकी वी ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा। ठीक है। जब आपने इस एसी सप्लाई को इस रजिस्टर के अक्रॉस लगाया तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होगा। और सिंस ये वोल्टेज जो है वेरिएबल है, तो जो यहां पर करंट फ्लो होगा वो भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन कुछ भी होने दो, ओम्स लॉ तो फेल नहीं होगा, केवीएल तो वही चलेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहां पर जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो दैट विल अपीयर अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो आप कहोगे भैया V बराबर I इंटू आर, और यू विल से I बराबर V अपॉन आर। बोलो सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिंस यहां पर हमारे पास वोल्टेज कैसा है, V ऑफ टी के फॉर्मेट में है, तो आई विल बी राइटिंग I ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू V ऑफ टी अपॉन आर। बोलो यस और नो। और यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे चल के, मैं इसे लिख सकता हूं वीएम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। और इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यदि मैं देखूं वीएम अपॉन आर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रजिस्टर। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बेटा आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपके पास में इक्वेशन हो गई, खत्म, क्लियर। सो रजिस्टर का बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा बिहेवियर है। वो क्या है, इसको हम लोग समझते हैं वेवफॉर्म की मदद से। लेट से मैंने ये यहां पर वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मान के चलो मैंने यहां पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करी है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी के ऊपर मैं चाहता हूं कि I ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी की इक्वेशन को, ग्राफ को यहां पर ड्रॉ किया जाए। तो जरा सोचिए क्या होगा, यहां पर यदि मैं देखता हूं तो ये वैल्यू है मेरे पास में Vm। ठीक है, और मेरे पास में जो इक्वेशन जो मुझे ड्रॉ करनी है यहां पर वो कौन सी है बेटा, वो है आपकी I ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। और ध्यान से देखिए आई एम क्या है, आई एम है Vm अपॉन कैपिटल आर। तो यहां पर सोचिए जो आई एम की वैल्यू आएगी, यदि मैं Vm से कंपेयर करता हूं तो क्या इस आई एम की वैल्यू Vm से थोड़ी सी छोटी आएगी या नहीं आएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और यदि इस बात के लिए आप एग्री कर जाते हो तो मैं कहूंगा कि भैया दूसरा पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और देखिए, साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है। मतलब सिर्फ आपका एम्पलीट्यूड का फर्क है, बाकी इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ होने वाला है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो यहां पर ये जो ग्रीन वाली जो है वो आपको आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। क्लियर है।
बाकी देखो यहां पे आप 0, यहां पर पाई, यहां पर 2 पाई, यहां पर 3 पाई, बाकी वो सारी चीजें सेम है। बट ये मेरे पास में इसका बनेगा क्या, वेव फॉर्म। क्लियर है। अब आगे चल के हमारे पास में इसका फेजर भी ड्रॉ करना होता है। कई बार है ना एग्जामिनर्स क्या करते हैं, फेजर को एज अ वेव फॉर्म भी दे देते हैं कि भैया यही वेव फॉर्म है, बताओ। बेसिकली फेजर क्या होता है, फेजर एक आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। फेजर क्या होता है, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोगों को समझना है। मान के चलो आपके पास में फेजर ड्रॉ कैसे करते हैं उसको समझिए। तो यहां पर हम एक छोटी सी हेडिंग को पढ़ रहे हैं, ड्रॉइंग ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ फेजर डायग्राम। जहां पर आपके पास में इक्वेशन रहेंगी तो वहां से फेजर डायग्राम को कैसे करना है। तो आपके पास में लेट से गिवन इक्वेशन है v ऑफ टी बराबर का vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास में क्या रहेगा, गिवन इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अब यहां से आप सबसे पहला काम कीजिए, फाइंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, दूसरा काम क्या कीजिए, फाइंड फेज एंगल, फाइंड फेज एंगल, यस और नो। अब यहां पर ये सवाल बहुत ही सिंपल है और सिंपल सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, देखो पहले तो आप ये एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो नॉर्मली होती है। अब यहां पर यदि आप देखोगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये यहां से मेरे पास में सबसे पहला वीआरएमएस की यदि मैं बात करता हूं तो वीआरएमएस की वैल्यू आ जाएगी वीएम डिवाइडेड बाई √2। और यहां पर इनिशियल फेज देखिए क्या है, 0 है। मतलब आपको सिंपल सी बात है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि 0 डिग्री हो। तो 0 डिग्री आपका कहां होता है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो भैया आपका ये बन जाएगा फेजर, सिंपल, खत्म। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। देखो ये आपका बन गया फेजर, यहां पर ये एरो बना दिया। सिंपल सा एग्जांपल था, अच्छा नहीं लगा होगा आपको। चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास में क्वेश्चन है, v1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। इन सबको ड्रॉ करना है बेटा। v2 बराबर 20 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अच्छा नहीं लग रहा तो 6 कर लो। ठीक है, v3 बराबर 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे मैंने 3 बनाने हैं। ठीक है, 3 फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। तो ठीक है, 3 फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक तो ये एक्सिस सिस्टम जैसा कुछ तो भी बना लीजिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर एक्स एक्सिस का मतलब रियल एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, वो आगे बताऊंगा। अभी तो सिंपल वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, तो V1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो बेटा इसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए। तो VRMS1, VR1 लिख रहा हूं, कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई √2 मतलब 7.07। और इसका जो एंगल है φ1 मान लीजिए, ये कितना है पाई बाई 3। और प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो बस यहां से पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पर आप 7 के मैग्नीट्यूड का इसे खींच दीजिए और इसे नाम दे दीजिए V1। और ये हो गया आपका पाई बाई 3 के एंगल पर। ठीक है, सिंपल। अरे ये तो बहुत आसान टास्क है, बिल्कुल आसान टास्क है। दूसरा क्या करते हैं, दूसरे को उठाते हैं, तो VRMS2 वैल्यू निकालते हैं। तो ये आएगी कितनी, 20 डिवाइडेड बाई √2। तो 7 दूना 14, 14.14 आ जाएगा। बोलो। और एंगल क्या है, φ2 को देखोगे तो माइनस का पाई बाई 6। माइनस का मतलब आपको नीचे जाना है। और कितना होना चाहिए, 14.14। मतलब आप इससे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और एंगल कितना है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 और ये आपका V2 हो गया। अगला एक और बना लीजिए V3 वाले को। तो V3 वाले को जब आप लोगे तो कितना होना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई √2 मतलब आएगा 70.7। और एंगल देखिए बेटा इसका कितना है, प्लस का पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री पर होना चाहिए। और ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया V3, ये वाला एंगल है पाई बाई 4। सर ये तो बहुत ही आसान है। देखो यहां पर आसान लग रहा है, आगे चल के इसकी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी तब आपको थोड़ा सा
और ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली देखो क्या है, ये तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में डाल दिया, लेकिन जब आपको आगे कैलकुलेशंस करनी रहेंगी तो कैलकुलेशंस इसी के बेसिस पर करी जाएंगी। कैसे करी जाएंगी? इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीजें होती है। हालांकि मैं काफी आगे निकल गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको पता हो तो अच्छी बात है। हालांकि आपको इतनी भी डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन यदि पूछते हैं तो हम लोगों को कैसे करना है वो आगे आने वाले टॉपिक में सीखेंगे हम लोग। देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बात करी, सिर्फ और सिर्फ क्या बात करी कि मैंने सिर्फ आपको सिखाया बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। तो मुझे वहां पर जैसी फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ी तो मैंने कैसे ड्रॉ करना है बाय द गिवन इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना, या सारी इक्वेशन साइन की होनी चाहिए या सारी कॉस की होनी चाहिए, लेकिन जनरली मैं बोल दूं कि सारी को सब इक्वेशंस को साइन के बेसिस पर चलाना है, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो 0 से इजीली क्या होती है, ट्रैकिंग होती है। तो इसलिए हम लोग साइन के फॉर्मेट में ही सबको लेकर के चलेंगे फेजर डायग्राम के ड्रॉ करने के लिए। चलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हमारा जो फेजर डायग्राम बनेगा वो बना दीजिए। तो आपके पास में है v ऑफ टी बराबर का Vm साइन ओमेगा टी, और I ऑफ टी है आपके पास में Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बनाओ फेजर। कैसे बनाओगे? तो ये देखो, सबसे पहले तो आपने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इतना सा ड्रॉ करके रख लिया एक्स और वाई। तो जो आपको Vm के लिए बनाना है, वोल्टेज के लिए, तो ये V हो जाएगा, और इसी एक्सिस पर आपको करंट का भी बनाना पड़ेगा क्योंकि एंगल है, लेकिन I की वैल्यू बेटा छोटी होगी। इसे सवाल है, ये सवाल है ठीक है, I छोटा बनना चाहिए, V बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि R की वैल्यू जनरली तो 1 से बड़ी होती है। भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम लोग जनरली रजिस्टर्स यूज करते हैं वो जनरली 1 से बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। ठीक है, श्योर। चलो, तो ये था आपका बिहेवियर किसका, एक रजिस्टर का, किसके अंदर में, प्योर रजिस्टर का बिहेवियर एसी सर्किट में, प्योर रजिस्टर का बिहेवियर एसी सर्किट में। हालांकि हम लोग रजिस्टर का बिहेवियर डीसी सर्किट में पढ़ के आए, लगभग वैसा ही यहां पर भी प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और अब आगे यदि बढ़ते हैं तो यहां पर अगला जो कंपोनेंट हमारे पास में मिलता है वो है बेटा आपका इंडक्टर। यहां से असली थोड़ी सी कहानी शुरू होती है, उसको समझिए क्या है। बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में आपका इंडक्टर का बिहेवियर। तो भैया मैंने देखो हमारे पास में क्या किया, ये एक इंडक्टर लगा दिया, यहां पर ये एसी सप्लाई लगा दी, ये L है। ठीक है, और ये यहां पर V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। अब यहां पर जरा खेल को समझिए, ये है आपका अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है आपका अप्लाइड वोल्टेज है, और ये आपका इंडक्टर यहां पर लगाया है। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज कैसा है, अल्टरनेटिंग है, मतलब कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये जो सप्लाई है ये टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यदि ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है, लेट से मैंने मान लिया आई ऑफ, सो दिस करंट इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब ये टाइम चेंजिंग या टाइम वेरिंग करंट यहां से पास होगा तो यहां आपको मिल गया इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है तो आप जानते हैं, इंडक्टर अपोजेज चेंज इन करंट, इंडक्टर अपोजेज चेंज इन करंट, और ऐसा होने के कारण यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस और नो। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा आपका ई बराबर एल डी आई बाई डी टी के बराबर, यस और नो। सिंस यहां पर जो वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिसको मैंने ई नाम दिया, लेट से ई इज इक्वल्स टू वीएल, और ये जो वीएल है क्या ये इसी के बराबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसी के करस्पॉन्डेंस में आईटी चेंज हो रहा है और इसी के करस्पॉन्डेंस में ये चेंज हो रहा है। मतलब सारी चीजें सिंपल है, एक जैसे ही फ्लो में चल रही हैं। तो मैं लिख सकता हूं ई की जगह वी ऑफ टी बराबर का एल डी आई बाई डी टी। बोलो सही है क्या? और आगे बढ़ता हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, वी एम साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। बोलो यस और नो, यहां तक कोई परेशानी है?
कुछ नहीं है, जो गिवन है वही लिख दिया भाई, पैरेलल में लगाया तो जितना वोल्टेज ये है वही इसके सामने आ जाएगा, ऐसे मान लो। जैसे रजिस्टर के केस में कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है यहां पर, ठीक है। तो भैया वी एम साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आगे मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो एल इंटू डी आई विल बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। एक और स्टेप बढ़ाओ, यहां पर एल को नीचे लेके आ जाओ, तो आपके पास में बचेगा डी आई बराबर वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बेटा यहां इंटीग्रेशन, दोनों साइड में क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। अब जब ये इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये डी जो है ये आपको मिलेगा आई ऑफ टी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में दैट इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको आया आई ऑफ टी इक्वल्स टू, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाला तो वी एम अपॉन एल आ गया, इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। बोलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं लिख सकता हूं आई ऑफ टी बराबर वी एम अपॉन कैपिटल एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बोलो यस और नो, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आई ऑफ टी आई एम गेटिंग एज वी एम अपॉन एल ओमेगा एल, माइनस का बाहर, माइनस को बाहर रहने दूं क्या? चलो ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब जरा देखते हैं यहां पर थोड़ा सा, यहां पर क्या है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और ये वाली जो कैलकुलेशन है बस इसको आपको समझ में आना पड़ेगा। यदि ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई तो परेशानी होगी। कैसे? कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो मैं लिख सकता हूं आई ऑफ टी बराबर माइनस का वी एम अपॉन ओमेगा एल, और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां पर एक स्टेप आ रहा है आपके लिए बहुत ही काम का, इस माइनस को अंदर डाल दिया। क्यों ऐसा कर रहा हूं तो आप समझ पाइए, क्योंकि आपको आई ऑफ टी को कंपेयर करना है वी एम साइन ओमेगा टी से बाद में। तो भैया यहां पे माइनस और प्लस में कंपैरिजन में हमेशा परेशानी होगी। दूसरा, ओमेगा टी के साथ, ओमेगा टी इज द मेन थिंग, तो उसी के साथ में कुछ प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन ओमेगा टी खुद माइनस में पहुंचा दिया तो आपको कंपेयर करने में डेफिनेटली परेशानी होने वाली है। तो इसको मैंने अंदर पहुंचा दिया, तो वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये आएगा बेटा साइन, और माइनस अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। बोलो यस और नो। ये किस प्रॉपर्टी की बदौलत कर पाया हूं कि मैं जानता हूं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। मतलब साइन के अंदर में एंगल में यदि नेगेटिव है तो वो बाहर फेंक देता है, तो बाहर के को अंदर ले सकता है। एक ही बात है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को मैं साइन माइनस थीटा लिख सकता हूं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको एडजस्ट किया गया है। सो ओवरऑल देखो कि हमारे पास में आई ऑफ टी की इक्वेशन जो मिल रही है, मैं अगले उस पर लिख रहा हूं, ठीक है, कंपैरिजन करवाऊंगा तो इसके लिए दोनों को लिख रहा हूं। मुझे गिवन था वी ऑफ टी बराबर का वी एम साइन ओमेगा टी गिवन था, और आई ऑफ टी जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। बोलो कुछ कुछ सेम मिल रहा है क्या? यस। तो अब देखो मेरे को एक बात समझ में आती है, क्या यदि मैं आई ऑफ टी की इक्वेशन पहले वाले केस में जाकर देखूं तो मैंने लिखी थी आई ऑफ टी बराबर का आई एम साइन ओमेगा टी रजिस्टर के केस में, यस और नो? फॉर रजिस्टर, रजिस्टर के लिए लिखी थी, यस और नो? तो कुछ ऐसी ही इक्वेशन यहां पर भी होनी चाहिए। तो साइन ओमेगा टी तो मिल रहा है, ये पाई बाई 2 से मुझे इतना समझ में आ गया कुछ तो भी फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। फेज डिफरेंस को तो मैं झेल जाऊंगा, लेकिन आगे की चीज क्या है? तो इसका मतलब यह है कि इस वाले टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोल देता हूं, लेट से कि वी एम अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई एम, सो देयरफॉर यू कैन से दैट आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। बोलो यस और नो?
तो जरा यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा इस वाले सेक्शन पर फोकस करो। क्या फोकस करने पर आपको मिल रहा है कि आपको मिल रहा है आई एम बराबर वी एम अपॉन ओमेगा एल। सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आई बराबर क्या वी बाई आर, ऐसा कुछ तो भी रिलेशन देखने को मिल रहा है क्या? ये आई बराबर वी बाई आर जैसा कुछ रिलेशन है क्या? बिल्कुल है या नहीं? तो आपने बोला सर लग तो वैसे रहा, यहां तो ओमेगा इंटू एल लिखा है। तो देखिए इस ओमेगा एल को हम लोग यहां पर रिप्लेस करेंगे एक्स टू द बेस एल, जिसे कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे क्या कहने वाले हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहने वाले हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? सो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन produced by an inductor in AC सर्किट। एक AC सर्किट में इंडक्टर कितना अपोजिशन प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम लोग एक्सेल या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये कुछ कुछ रेजिस्टेंस ही है? यस बेटा ये रेजिस्टेंस ही है, या हम लोग कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एसी सर्किट। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। देखो मेरा बोर्ड भरते जा रहा है तो मैं बार बार साइड में भी हो रहा हूं, तो आप आगे पीछे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि भैया एक्सेल जो है जिसकी वैल्यू ओमेगा एल है, और मैं जानता हूं ओमेगा को आई कैन राइट 2 पाई एफ एल, इट इज व्हाट? इट इज योर रेजिस्टेंस ऑफर्ड। इसको मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एसी सर्किट। बोलो यस और नो। कहानी में कोई परेशानी? एक्सएल या ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल जो भी है, ये क्या है बेटा? ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। इसका मतलब ये है कि एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल, इन सब की जो यूनिट बनेगी वो आपकी होगी ओम। यस इट इज अ क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा इंटू एल या एफ इंटू एल की, ढूंढ रहे हैं, ओम आएगी भैया, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये आखिरकार है क्या? ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। बोलो यस और नो। तो ये सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया। अब आगे बढ़ जाओ। अब मुझे यहां पर है ना वेव फॉर्म और बनानी है, और वेव फॉर्म वगैरह बनाने से पहले मैं कुछ कंपैरिजन वाला काम और कर लेता हूं। देखो क्या, यदि आपने ध्यान से देखा हो तो v ऑफ टी की जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी Vm साइन ओमेगा टी। ये तो मेरी स्टैंडर्ड है, फिक्स, इसको तो मैं बदल ही नहीं रहा हूं। मैं बदल किसको रहा हूं? I ऑफ टी को, और ये है बेटा मेरे पास में Im साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। यस और नो? तो अब आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं और साथ में फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बोलो कैसे फेजर ड्रॉ होगा? तो ये देखो Vrms वैल्यू निकालो और फेज निकाल के फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बहुत सिंपल है। तो प्योर इंडक्टर का फेजर डायग्राम यदि मैं देखता हूं तो यहां पर V है और I कहां पर है? माइनस पाई बाई 2, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ I। एक बात ध्यान रखना, I वाला ग्राफ V से छोटा बनाना लेंथ में, और यहां पर ये जो एंगल है ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। मतलब क्या है? फेज डिफरेंस इज 90। अब यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट उसके पीछे है, कितने पे? 90 डिग्री। क्यों? देखो आपका आगे और पीछे कैसे डिसाइड होता है कोई भी चीज, ये एक्स है, आप एंगल मेजरमेंट ऐसे करते हो, मतलब जो इस साइड में है वो आपका आगे है और जो इस साइड में है वो पीछे है। मतलब यहां पर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है तो पाई बाई 2। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस लाइन पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, करंट लैग्स द वोल्टेज,
लीड्स द वोल्टेज, तो यहां पर आंसर है लैग्स द वोल्टेज, और कितने से, बाई पाई बाई 2 से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? श्योर है? अच्छा सर, रजिस्टर के केस में तो आप ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। भैया रजिस्टर वाला डायग्राम याद करो। किधर गया किधर गया किधर गया? देखो दोनों एक ही लाइन पे, कौन आगे पीछे? सर आप देखिए, वी आगे है, आई पीछे। भैया ये मैग्नीट्यूड है। अरे ये मैग्नीट्यूड है ना लेंथ का। कौन आगे कौन पीछे? कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों एक ही जगह पर हैं, बस एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, इतना फर्क है, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो इंडक्टिव सर्किट की, तो भैया वोल्टेज इस जगह पर है और करंट यहां पर है, तो वोल्टेज आगे चला जाएगा तो करंट ऐसे चला जाएगा। अच्छा ये तो सिंपलेस्ट डायग्राम है सर, डिफिकल्ट? इसी डायग्राम को एग्जामिनर आपको घुमा के पूछेगा, यहां आई बना देगा तो भैया यहां वी होना चाहिए, क्योंकि करंट लैग्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो ये भी डायग्राम करेक्ट है, लेकिन हमारे डेटा के हिसाब से यही वाला सही है। बट इट कैन बी यूज फॉर समवेयर, मतलब कहीं आ सकता है ना ये भी, इसने कोई पाप थोड़ी किया। साइन ओमेगा टी प्लस 90 का दे दूं मैं, तो उसको पीछे रहना ही पड़ेगा एनी हाउ। क्लियर है? ये तो कॉम्पिटिटिव के सवाल हैं, एग्जामिनर कैसे सवाल बनाएगा कोई नहीं जानता। भाई मैंने तो वीएम साइन ओमेगा टी 0 लिया है, उसने दे दिया मान के चलो। एग्जामिनर है, एग्जामिनर का मूड है, एग्जामिनर ने बोला वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 है, तो बताओ आई ऑफ टी बराबर बताओ फॉर इंडक्टर। सवाल है कैसे करना है, तो आप बोलोगे आई ऑफ टी बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ये मुझे याद होना चाहिए, नहीं तो मैं सवाल नहीं कर सकता। इट इंप्लाइज आई ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहां से क्या बनेगा? अब बनाओ फेजर डायग्राम, तो आप बनाओगे तो देखो ये रहा आई, देखो देखो, और वी टी कहां पहुंच गया? वी वाला ऊपर पहुंच गया, तो बोलो वी ऊपर पहुंचा दिया क्या मैंने? एक और सवाल करवाऊं क्या? सर इन सवालों में मजा आ रहा है, एकदम आसान सवाल है सर। यस बेटा ये सवाल आसान है, लेकिन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, नोबडी नोज अबाउट इट। यही खास बात है, जो सवाल आसान लगते हैं वही एग्जामिनर बराबर नहीं पूछता है। पर एक बात और बता दूं मैं, जब ये चल रहा है तब बहुत आसान लगता है, और एक बार थोड़ा सा आगे चले जान दो, एक लेक्चर और हो जान दो, उसके बाद देखो दिमाग में खिचड़ी कैसे बनती है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? रीजन सुनिए। अभी आपको मैं एक एक टुकड़ा पढ़ा रहा हूं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रजिस्टर को अलग से एक्सप्लेन किया। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू इंडक्टर। अकेला इंडक्टर है बेचारा, प्यार मोहब्बत में सीख जाएंगे, शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, सॉरी फॉर द वर्डिंग, इजीली हम लोग सीख जाएंगे, है ना। लेकिन जब अगला कैपेसिटर पढ़ाऊंगा वो भी अकेला होगा, तो एनालिसिस करना आसान होगा। लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज अपनी मिक्सिंग करेंगे, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। चलो एक और सवाल मैं दे दूं, मेरी मर्जी में तो कैसे भी सवाल दे दूं, क्या दिक्कत है। मैंने बोला क्वेश्चन है v ऑफ टी बराबर का वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 6, देन आई ऑफ टी फॉर इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर। बोलो क्या लिखना है आपको? सिंपल है, पता होगा तो ही लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिख दोगे? आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 6 तो था, माइनस पाई बाई 2 होगा। अरे क्लियर है क्या? तो करो बेटा, तो ये आएगा आई एम साइन ओमेगा टी को बिल्कुल मत छेड़ो, और प्लस का एलसीएम आएगा 6, और 6 तो पाई में से गया, एलसीएम भी लेके देखना पड़ेगा क्या हो गया मेरे साथ। 1/6 माइनस 1/2, एलसीएम आया 6, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2/6 मतलब माइनस का 1/3, तो यहां बचेगा माइनस का पाई बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? तो अब फेजर कैसे बनाओगे? तो फेजर बनाने की शुरुआत होगी कुछ इस तरह से। देखो ये एक्स है और वाई बनवा लिए मैंने, पहले एक्स और ये मैंने छापा मारा वाई। अब क्या है? वोल्टेज प्लस पाई बाई 6 पे है, तो भैया मेरा ये आएगा वी
और ये एंगल π/6 का, ठीक है, ये यहां से एंगल π/6। अगला देखो कौन है, -π/3। कैलकुलेशन पे खुद ध्यान देना बेटा, यदि गलती से गलत कर बैठूं कहीं तो ये आएगा कितना, π/3 पर, और ये पीछे। अब देखो π/6 प्लस π/3 90 हो गया। तो वोल्टेज और करंट तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अब देखो फेजर डायग्राम कैसा बन गया। सर ये तो बहुत ही आसान है, रुक तो जाओ, अभी वेव फॉर्म बनवाऊंगा। अब वेव फॉर्म बना के दिखाओ। सवाल है स्टैंडर्ड वाली वेव फॉर्म, जो हमारे सवाल थे उसके वेव फॉर्म बनानी है, वो जो नहीं बनाई है, क्योंकि हम लोग फेजर डायग्राम को ही आगे लेके चले गए थे। वी ऑफ टी बराबर का Vm साइन ओमेगा टी गिवन है, एंड आई हैव कैलकुलेटेड आई ऑफ टी बराबर का Im साइन ओमेगा टी और माइनस का π/2, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करके बताइए। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक याद है वो इस वेव फॉर्म को आराम से बना लेंगे, लेकिन जिनको ट्रिग्नोमेट्री, जिनके दिमाग से छू मंतर हो चुकी है, उन लोगों को इसी के वेव फॉर्म को बनाने में परेशानी भी उतनी ही होगी जितनी जिसने कभी नहीं पढ़ी है उसको होने वाली थी। तो मैंने क्या बोला, बोलो। ये मैंने डाला टाइम, और मेरे को देखो सबसे पहले तो ये बनानी है, तो ये रेड से बनाऊंगा मैं। क्यों, वहां रेड दिया है तो मैंने रेड रेड, रेन रेन कम, रेन रेन गो अवे, ऐसा कैसा होता है, क्या टच हो गया। हाँ, अब कौन सा कलर है, ब्लू। हाँ, कलर कलर विच कलर, ओके, ये तो हो गया। लेकिन एक्चुअली देखो क्या है ना, मैं इस पे एक छोटा सा काम और कर देता हूं आपकी मदद के लिए, खास और खास। यहां पर 0, यहां π/2, यहां पाई, यहां 3π/2, यहां 2π, बहुत है इतना। चलो एक और कर लो, 5π/2, 3π, आगे आएगा 4π। चलो अब देखो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। t बराबर 0 रखो तो साइन 0, साइन 0 तो साइन 0 मतलब 0, 0 इंटू वी मतलब 0, तो ये 0 पे 0 मिल रहा है। ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा यहां लगाओ, तो t की जगह 0 रखो, t की जगह जैसे 0 को ओमेगा इंटू 0 मतलब 0, 0 माइनस का π/2 मतलब माइनस π/2, माइनस बाहर आएगा साइन π/2 मतलब कितना होगा 1, और ये -1 मतलब -1, 0 पर आपको -1 वाली पोजीशन पर होना चाहिए। तो भैया एक और लिख लो, दूसरा देखो, टी की जगह मतलब ओमेगा टी की जगह π/2 रख लो। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा है ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है, तो ओमेगा टी की जगह π/2 रख दिया, तो π/2 माइनस π/2 0, तो π/2 एंगल पर ये 0 हो जाना चाहिए, मतलब यहां से आपको इधर पहुंचना है। तो भैया ये ऐसे, अब देखो आगे का तो मुझे तो याद है, बट आपको इसको प्रॉपरली ईमानदारी से एंगल रख रख के देख के बनाना। ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी की जगह एक बार 0 रखा, एक बार π/2 रखो, एक बार पाई रखो, एक बार 3π/2 रखो, एक बार 2π रखो, और जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो यहां पर आप पाएंगे कि ये रेड वाला ग्राफ है वी ऑफ टी बराबर का Vm साइन ओमेगा टी का, और ये जो कुछ नीला नीला सा दिख रहा है ये ग्राफ है आई ऑफ टी बराबर Im साइन ओमेगा टी का। बोलो सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ क्लियर है। सो यहां पर बताओ, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री या π/2। सवाल को उल्टा भी बोला जा सकता है, इन इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 90 डिग्री या π/2। बोलो सही है क्या, बिल्कुल सही ही होना चाहिए। अब क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, देखो ये इंडक्टर की सारी बेसिक चीजें थी। यदि मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो सवाल में क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वगैरह चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने सवाल में बोला कि अच्छा एक बात बताया आपने, एक बात देखी होगी, गौर करी होगी, XL बराबर 2πfl था। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, सोर्स। F जो है सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, यस। मतलब आपका कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे सवाल के तौर पे नहीं मैंने बोला कि लेट से हमारे पास में मान के चलो, हाँ 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 हाँ,
10 मिली हेनरी का एक इंडक्टर है और हमारे पास में एसी सप्लाई है विच इज गिवन एज वी ऑफ टी बराबर का वीएम साइन, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इसको मिटाओ, 10 साइन 314 टी। तो बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, ऑफर्ड बाय इंडक्टर। कुछ हिला गया कि मेरे को ऐसा फील हुआ? नहीं हिला तो कुछ नहीं, शायद मेरा दिमाग चकराया होगा। ओके लेट इट बी, छोड़ो। तो क्या करना है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, सीधा कंपेयर करके रख दो, 314 इंटू 10 मिली हेनरी है मतलब माइनस का 3, सो यू विल गेट आंसर 3.14 ओम। खत्म। यस, हलवा सवाल, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सवाल हलवे वाले ही आएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम लोग। इंडक्टर का पूरा पंचनामा हो गया, पूरी डाइसेक्शन, डाइसेक्शन बोलते हैं डिसेक्शन बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, कर लिया, इंडक्टर खत्म। इससे ज्यादा इंडक्टर में अब कुछ नहीं बचा। हालांकि आगे चल के हमको पावर के बारे में डिस्कस करना है, हालांकि जो पावर का फॉर्मूला आएगा इसमें 0 आएगा, आगे चल के और भी कुछ चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो मैं पहले एक एक एलिमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की एक छोटी सी प्यारी सी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने अभी तक यहां पर आपको पावर नहीं सिखाई है। पावर इसलिए नहीं सिखाई है क्योंकि पावर आगे चल के सिखाई जाएगी, जब हम लोग आरएल आरसी आरएलसी सर्किट पूरा पढ़ लेंगे तब मैं पावर के बारे में लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, श्योर है? चलो सो अब हम लोग बात करते हैं अगली हेडिंग पर, और अगली छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है बेटा, बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट, यस और नो। तो आपने बोला ठीक है सर जी लगा लो कैपेसिटर, हमने लगाया एक कैपेसिटर और इसको कनेक्ट कर दिया है इस अल्टरनेटिंग सोर्स से, जो गिवन है वी ऑफ टी बराबर का वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस है सी। अब क्या होगा, तो भैया अब होगा ये कि इसमें से आई ऑफ टी करंट जाना चाहिए, यस और नो। और ये जो करंट है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अब आपको याद करो, जब आपने इस बैटरी से जब कैपेसिटर को लगाया था तो क्या बोला था, बैटरी से कैपेसिटर को लगाने पर आपको एहसास हुआ था कि वो बैटरी कोशिश करती है कि जितना उसका पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाए। ध्यान से सुनना, मैंने बोला जब बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया था तो बैटरी की चाहत थी कि जितना उसका खुद का पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वो कैपेसिटर पर दे दे, और इसके लिए उसने क्या कर दिया, इसके लिए उसने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर वाले चैप्टर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऐसा एक हेडिंग पढ़ के आ गए थे। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो वो जो चार्ज आया था वो क्या Q बराबर C इंटू वी आया था क्या? तो आप बोलोगे सर सही बात है। तो यहां पर यदि मैं देखता हूं, क्या है, कुछ नहीं, क्या दिक्कत है? चलो करो डिफरेंशिएशन वगैरह करो। कुछ ऐसी क्यों लग रही है मेरे को? हाँ ठीक है, तो बेसिकली देखो यदि मैं देखता हूं तो ये v ऑफ टी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट विल आई गेट? सो आई विल गेट डी क्यू बाई डी टी बराबर है इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी इंटू वी, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। सो यहां पर देखो एक्चुअल में तो ये सॉल्व कुछ ऐसे होगा कि डी क्यू बाई डी टी बराबर हाँ 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 v इंटू डी सी बाई डी टी प्लस का c इंटू डी वी बाई डी टी, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर।
कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है भाई, कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो थोड़ी चेंज होती है, वो चेंज नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल। सर वो तो चेंज कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दें। भैया वो क्यों, किसी ने बोला है यहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने को? नहीं, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, यहां सिर्फ एक सिंपल कैपेसिटर और ये दिया हुआ है, तो भैया कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 5 फेराड, 10 फेराड, 100 पिको फेराड, 200 पिको फेराड, 100 माइक्रो फेराड, ऐसा। तो वो कांस्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो। भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। यस और नो? ओके, नाउ सी इंटू डीवी बाई डी टी, तो ये आपके पास में बचेगा। और डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे वो क्या लिख सकता हूं मैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा ये करंट बन गया है? बिल्कुल सही पहचाने हो बंधु। तो आपके पास में आ चुका है आई ऑफ टी बराबर सी इंटू डी बाई टी ऑफ वी। वी क्या है? तो वी है आपका वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आई ऑफ टी बराबर सी इंटू वी एम कॉन्स्टेंट बाहर और डी बाई डी टी ऑफ वॉट? साइन ओमेगा टी। यस और नो? बिल्कुल आसान भाषा में। आगे बढ़ो, डिफरेंशिएशन करते चलो, कदम कदम बढ़ाए जा। सीवीएम और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन है, याद रखना, इंटीग्रेशन मत कर देना, पता लगा माइनस कॉस लिख दिया। तो यहां पर आएगा कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, है ना? मुझे मालूम था सबने अपॉन ओमेगा लिखा होगा, गलत है, इनटू ओमेगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हो, थोड़ी देर पहले अपॉन ओमेगा क्यों लिखा था? क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हो। कई लोग तो ना चलते चलते बीच में सर के बाल पकड़ पकड़ के ऐसे खींचते होंगे, क्यों? कभी अपॉन करवा देते हैं, कभी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सर का पता ही नहीं चल रहा सर आखिर चाहते क्या हैं हमसे, है ना? कुछ ऐसा ही मन में आ रही है ना फीलिंग, सर आप मिलो तो सही, कहीं मिल जाओ एक बार, तब हम आपको बताएंगे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। बार बार आप कंफ्यूज कर देते हो हमें, कभी मल्टीप्लाई करवा देते हो, कभी डिवाइड करवा देते हो, कभी माइनस लगवा देते हो, कभी हटा देते हो, ऐसा आ रहा है मन में फीलिंग। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष इस बात का है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए टी का आंसर आता है बेटा ए कॉस ए टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए टी डॉट डी टी, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर डी टी है और यहां ए टी है, तो आंसर आएगा माइनस का कॉस ए टी अपॉन में ए। डिफरेंस कर लो इन चीजों को। यदि मैं यहां पर बोल देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और यदि मैं यहां पर बोल देता हूं इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, तो इस बार प्यार से आंसर माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा सिर्फ। सर ये लास्ट वाला पल्ले नहीं पड़ा हमारे। अरे भैया ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब ये एक तरह से क्या हो चुका है, ये हो चुका है साइन थीटा डॉट डी थीटा, तो यू विल बी राइटिंग माइनस कॉस थीटा। बोलो, बिल्कुल यही है और कुछ भी अंतर नहीं है। सो हम लोग देखो कहां पहुंच गए, फिजिक्स चल रही थी, बीच में मैथ्स आ गई, और बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स इनकम्प्लीटेड। ओह, सो इट इंप्लाइज आई ऑफ टी बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। आ गया कुछ? अब देखो इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन सिंस मेरे पास ये चीजें भरी हुई है तो मैं इसको अगले पेज पर लेके जा रहा हूं, जहां पर मुझे कुछ चीजें करनी है। ध्यान से देखना, हमारे पास में Vm बराबर Vm साइन ओमेगा टी चल रहा था, और मैं यहां पर इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बार बार, नहीं तो पता लगा आप कई लोग ऐसे होंगे जो आंख बंद करके सीधा कॉपी करते, मालूम है ना? जब टीचर पढ़ा रहे होते तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान बोर्ड पे नहीं होता है, वो सिर्फ छापने में इतने व्यस्त रहते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्टेप क्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पता ही नहीं चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं जा रहा होता, तो सिर्फ लिखते हैं और फिर बाद में सर खुजलाते हुए, बेटे ये कैसे आ गया बीच में स्टेप। फिर आजू बाजू वालों को, पड़ोसियों को परेशान करते हैं, और फिर पड़ोसियों के भी मन में आता होगा एक लगाया जाए कान के नीचे और फिर बताया जाए कि भैया ये समझाने के लिए लिखा था।
आई ऑफ टी बराबर कितना आया, ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अब क्या करूं मैं, ओहो कॉस आ गया, हमें साइन जैसा चाहिए, सो आई विल बी राइटिंग इट इंप्लाइज आई ऑफ टी बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम, और कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा 90 प्लस का ओमेगा टी। सर पिछली बार माइनस लिया था, इस बार प्लस क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे फाइनल रिजल्ट पता है, क्योंकि मुझे फाइनल रिजल्ट पता है। यदि आपके मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि सर मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा, तो आपकी गाड़ी जाके कहां अटकेगी? देखो आपने लिख दिया साइन 90 माइनस का ओमेगा टी। अब अगले स्टेप में आपको होना तो ये चाहिए ओमेगा टी माइनस का 90, तो माइनस और एक और एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने 90 प्लस थीटा लिया है। ठीक है, ओके, सो आई विल बी राइटिंग आई ऑफ टी बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस का 90 मतलब पाई बाई 2। जरा अच्छे से लिखो स्टैंडर्ड। ओके, बोलो समझ में आया? अब यहां पर एक बात देखिए, कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। अब आपके दिमाग में एक बात तो आ गई कि आई ऑफ टी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट। इसको मैंने मान लिया लेट्स से कि भैया आई एम बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम। क्यों माना है आपको समझ में आया? क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आई ऑफ टी को जो है उसे मुझे आई एम साइन के फॉर्मेट में ही लिखना है, ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। क्लियर है? लगता है मेरा सर चकरा रहा है, बीच बीच में मेरे को हिलता हुआ दिख रहा है, मे बी। देखता हूं हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा है लेक्चर, इसको खत्म कर लेता हूं। ठीक है, पर ऐसा मुझे बीच बीच में ही फील आ रहा है, भूकंप तो नहीं आया कहीं? हो सकता है, क्या मालूम। आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। अब कंपेयर करना आसान है। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, बोलो यहां पहुंच के पश्चात मैं यहां बोलता हूं बनाओ फेजर। ये बना दिया एक्स वाई एक्सिस। बोलो वोल्टेज कहां डालूं? वोल्टेज को देखो, वो तो हमेशा आपका परमानेंट सेट है बेटा, ये तो V है। अब आपको बनाना है I। बोलो I को कहां बनाना पसंद करोगे? तो भैया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस मतलब इट शुड बी हेयर, और यहां पर आपका I आ गया। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, मैं सिर्फ I और V लिख रहा हूं, एक्चुअल में वो VRMS और IRMS है। एक्चुअल में वो VRMS और IRMS हैं। एक्चुअली दे आर VRMS एंड IRMS। कई बार क्या होता है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूजन हो जाता है, और कौन सा वाला है सर, और कौन सा वाला है, OR वाला है या ये वाला और है जिसे इंग्लिश में एंड कहते हैं, और इसको बेटा हिंदी में अथवा कहते हैं। ठीक है, ओके, हम हिंदी नहीं सीखना चाहते। ओके, तो यहां पर बताओ कंक्लूजन क्या निकालोगे इस वाले फेजर डायग्राम से? आप कहोगे करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। ये एमसीक्यूज के सवाल हैं, कई बार आपको ऐसा भी आ सकते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वहां पे सवाल बनेगा ये। तो इंडक्टर और कैपेसिटर और रजिस्टर में क्या था, दे आर इन फेज, वहां पे करंट और वोल्टेज की ना तो लीडिंग थी ना ही लैगिंग थी, दोनों एक ही फेज में थे। बस क्या है, वोल्टेज की वैल्यू बड़ी थी और करंट की छोटी थी, बस इतू सा फर्क यहां पर था, वहां पर था, यहां नहीं। ठीक है, श्योर। अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद में आपको कुछ और चीजें करते हैं। देखो Vm बरा V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और I ऑफ टी बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू Vm साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब जरा यहां पर करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है कि हमें पता है कि जो Im है दैट इज ओमेगा इंटू सी इंटू Vm,
तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूं, जरा इस पर फोकस कीजिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आई एम बराबर वी एम होल डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा c? यस और नो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बस आप अपने छोटे से दिमाग पर अत्यधिक जोर देके आंसर बताइए, यस और नो। क्यों, देखो ये ओमेगा सी सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ओमेगा सी वी एम बन जाएगा, यस और नो। यस, तो ऐसा करते ही आपके दिमाग में एक ट्यूब जल जानी चाहिए कि यार ये वाली टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि आई बराबर वी बाई आर होता है, आई बराबर वी बाई आर होता है, यस और नो। तो इसे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो है एक्स सी। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c, या मैं लिख सकता हूं 1/2π/f c। यूनिट क्या होगी, ओम में। सो ये क्या है, एक्स सी इज द resistance, xc is the resistance offered by capacitor, the resistance offered by capacitor in AC circuit। पता है, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा करता था वहां पर मैं एक दिन किसी अलग क्लासेस में चला गया था, तो वहां पर एक मैडम थी, वो साउथ इंडियन थी, शायद शायद नहीं श्योर, हाँ। तो वो सर्किट नहीं बोला करती, वो सर्क्यूट बोला करती थी। एक्चुअली क्या है ना, देखो ये तो किसका क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन वाला डिफरेंस और कुछ नहीं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहां जैसे आप स्टेट बदलोगे, इवन तो स्टेट बदलने की जरूरत नहीं, एक क्लास के अंदर में बहुत सारे लोग क्या क्या स्टेट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कई गलत करते हैं कई सही करते हैं। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि सही है या गलत है। हिंदी में तो परिपथ लिखा जाता है और हिंदी के परिपथ में कोई परेशानी नहीं है हिंदी मीडियम वालों को। भैया परिपथ ऐसे ही लिखा जाना है, पूरे हिंदुस्तान में भी कोई हिंदी जानता है, मतलब कोई मतलब क्या, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो परिपथ ऐसे ही लिखने वाले हैं और प्रोनाउंसिएशन भी परिपथ ही करने वाले हैं। प्रॉब्लम इसी में अटक गई, सर्किट या सर्क्यूट। हालांकि हम इतने क्यूट तो नहीं लग रहे, लेकिन सर तो क्यूट हैं भैया यहां पे, है ना। मुझे भी अचानक से याद आ गई ये वाली बात। चलो ठीक है ना सर। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा, अच्छा सर इंजीनियर हैं, हम तो सोच रहे थे सर ने 12th पास कर ली होगी और आके खड़े हो गए हमारे सामने, है ना। ऐसे सोचा ना, एक आध बार तो किसी ने सोचा होगा, किसी ना किसी के मन में तो जरूर आया होगा कि सर की क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर सर कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं या नहीं है। बार बार बोलते मुझे ये कि अरे इसकी इंग्लिश क्या है, उसकी इंग्लिश क्या है, ऐसा पूछते तो लगता है कई बार कि सर शायद 12वीं तक ही पढ़ के आए हिंदी में, है ना, ऐसा फील होता है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। आई हैव डन माई मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो हमने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी है। एंड आपको एक बात और बताऊं मैं, मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसमें भी पढ़ाया हुआ है, डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो बच्चे बी करते हैं, जो मैंने भी करी हुई है एक जमाने में, बी बी टेक जो करते हैं, उन कॉलेजेस में भी मैंने 3 साल पढ़ाया हुआ है। एंड आपको बता दूं, मैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत पहले से ही मैं पढ़ा रहा हूं, बट ये है सब्जेक्ट का फर्क है। बहुत लॉन्ग एगो मुझे मैथ्स पसंद हुआ करती थी, तो मैं मैथ्स पढ़ाया करता था। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बता रहा हूं मैं सर, कितने साल पहले, 2008। ओ 2008 में मैं मैथ्स पढ़ाया करता था। उसके बाद में फिर उस समय मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी भी हुआ करता था। यस, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, और उस समय मैं मैथ्स पढ़ाया करता क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी। एंड देन आई रियलाइज कि मैथ्स में तो सब खत्म हो गया, अब इसके आगे क्या पढ़ाएंगे, वही चीज़ें हैं। ना तो कोई स्टूडेंट कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल कोई नया सवाल पूछता है, ना कुछ होता है। फिर बाद में इंजीनियरिंग खत्म होते होते मैथ्स का मोह भी भंग होने लगा और हम मैथ्स से ऐसे सब्जेक्ट की तलाश में निकले जिसमें कुछ चैलेंजेस हों और रोज ऐसा लगे कि आज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत नहीं हो जाए, कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दे जो हमें आता ना हो। और वहां हमें समझ में आया कि फिजिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जहां पर चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट की सोच की कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट कुछ भी सोच सकता है और स्टूडेंट कुछ भी सोच के कुछ भी सवाल पूछ सकता है और उसका आंसर यदि हमें देना है तो हमें पढ़ना होगा। और ये जज्बा मुझे पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। अदरवाइज आपको बताऊं,
जो सिलेबस आपका है ना वो तो हमें बाय हार्ट है, मैं कभी भी आऊं, कभी भी कोई भी चैप्टर, कभी भी कोई भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वी स्टडी फॉर व्हाट, फॉर यू, आपके लिए हम भी पढ़ते हैं। जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी ही मेहनत, हो सकता है उससे थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वेरी करती है, तो हम भी करते ही हैं। ठीक है, ओके। हम शायद मुद्दे से भटक गए और हम पढ़ क्या रहे थे वो अब सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। सवाल है, इसको देख के समझ में आ गया कि मैंने यहां पर आपको इंडक्टिव बोल दिया, फिर से कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा दिया है। ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी मीडियम वाले बेटा इसका वर्ड देख लेना, क्या है इसका वर्ड हिंदी में, धारितीय प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिरोध, शायद ऐसा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्ससी। ठीक है, श्योर हैं? ओके। यहां से भी आपने एक बात देखी होगी, एक्ससी और एफ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि ये कैपेसिटर सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ओके। और लीडिंग लैगिंग वाली बात क्या है, करंट लीड्स द वोल्टेज इन एसी सर्किट, और यदि मैंने प्योर शब्द लिखा है मतलब π/2 आएगा। आगे चल के RL RC में सब ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक्चुअली ये लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया मेरे से, पता नहीं कैसे खिंच गया। मैं इतने देर में तो मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है मैं RL RC सब खत्म कर देता हूं। सर कैसे समझेगा, थोड़ा फास्ट नहीं हो जाएगा? हाँ फास्ट तो हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या टारगेट है, फेजर डायग्राम में बना चुका हूं, अब आपको बनाने हैं क्या, वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म बनाने के लिए आपके पास में इक्वेशन है, v ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और I ऑफ टी बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। वैसे एक बात बताऊं, एक और बात बताऊं, वैसे बताना नहीं चाहता था मैं, सर अब बोल दिया तो बता दो। अब है ना, अब मजाक किरकिरा मत करो, अब हम सुनने के लिए उत्साहित है। अब हमारा पूरा ध्यान इस बात पे भी कि आप कहना क्या चाहते हो। हम कहना ये चाहते हैं कि भैया v ऑफ टी बराबर Vm है, वो n नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने पकड़ लिया, सर ने बात को घुमा दिया है ना। ऐसी आवाज आती है ना जब क्लास में पढ़ते टक 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 चौक की, ऐसी आपको भी सुनाई देती होगी ना बीच में, ठक 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 ठक। मैं मारता नहीं हूं, लिखता हूं मैं, कॉमन हो ना। अब देखो क्या है, देखो ये ग्राफ आपने कैसे बनाया, उसी के बेसिस पर आपको सोचना है, सोचना है। 3π 7π/2, और ये क्या है, जोर से बोलो, 4π, है ना। हो गया। अब क्या करूं, अब मुझे I ऑफ टी भी बनाना है इसी के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा टी की जगह 0 रखो, तो 0 रखने पर साइन π/2 हो गया। साइन π/2 मतलब +1 मतलब ऊपर से ग्राफ शायद चालू होना चाहिए, ऐसी भावना आपके मन में आ जानी चाहिए, आ गई। फिर ओमेगा टी की जगह π/2 प्लस π/2, तो साइन पाई हो गया। साइन पाई मतलब 0, मतलब यहां पहुंच रहे हो, मतलब डेफिनेटली आपका ये वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा। सो जहां हमने हरा रंग डाला वहां I ऑफ टी बराबर Im साइन ओमेगा टी है, यस और नो। तो देख लो बेटा, यदि मैं यहां पर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूं, वो छोटा सा पॉइंट ये है, यदि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, और आपको यदि कंपैरिजन की बात आती है, तो यहां पर खड़े होके देख लो, ऊपर वाला लीडिंग में है और नीचे वाला लैगिंग में है। नीचे वाली चीज लैगिंग में आ रही है, ऊपर वाली चीज लीडिंग में आ रही है ना। करंट देखो ये है ना, बट मैं बोलूं आप अपनी बुद्धि का सहारा जरूर लीजिए, डायरेक्टली ऐसे देख के
मत बोलिएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने पर ही आप उसे क्लियरली जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं तो पता लगा वहां से कहां पे ग्राफ जा रहा है वही नहीं पता है और हम लोगों ने दे दिया। बट मोस्टली आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, तो आप क्या करना, यहां पर ऐसे लाइन खींच के देखी तो देखो ऊपर वाली जो चीज है, यदि कोई ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में तो वो लीडिंग होता है जनरली, और नीचे से शुरू हो रहा है तो जनरली वो लैगिंग होता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं इसी के ऊपर यदि आपको बोलूं कौन सा कलर लूं, कौन सा कलर लूं, ब्लू कलर ले लिया मैंने, और ब्लू कलर में यदि मैं बनाता हूं इंडक्टिव वाला, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है वो इंडक्टर का ग्राफ है। देखो ये ब्लू वाला लिख देता हूं मैं, आई एल टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वाला है ना, लैगिंग वाला बना दिया है बस। लेकिन एक्चुअली क्या है, देखो इससे पहले आप रजिस्टर और कैपेसिटर का तो देख चुके थे ना, मतलब सॉरी रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं, प्योर कैपेसिटर का देख चुके थे, उसमें बस मैंने इसको ऐड किया है। चाहूं तो मैं इसको मिटा दे सकता हूं, आप एक बार देख लीजिए, मैंने एक में तीनों ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, वोल्टेज, उसके साथ में काम करता हूं, मिटा देता हूं पहले इसको, ठीक है। ब्लू मिटाना है ना, ब्लू मिट जा, ब्लू मिट जा, ब्लू मिट जा, ब्लू मिट जा, मिट गया खाली। देखो एक काम और कर रहा हूं मैं, एक ही ग्राफ पर सबको बना के एक बार और दिखा देता हूं, ठीक है। उससे क्या है ना, आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा कि हमें कुछ कुछ आता है। एक काम कीजिएगा बेटा, आप बना के देखिए ओमेगा टी, और सबसे पहले मैंने बना दिया है वोल्टेज का ग्राफ, ये है आपका v ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ। इस पर बेटा आप मुझे रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। तो सबसे पहले मैंने रेड कलर में ले रहा हूं रजिस्टिव, तो रजिस्टिव बेटा ऐसे बनेगा, इसी के ऊपर चलता रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। ये है बेटा आपका आई आर ऑफ टी का ग्राफ जो आएगा आई एम साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब मैं यहां पर ब्लू से ले रहा हूं इंडक्टिव के लिए। इंडक्टिव के लिए जरा आप देख के बताइए क्या होता है, इंडक्टिव में लैग्स करता है, तो मैं बोलूंगा ये ठीक है। सो ये है आपका आई एल ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। और इसी में यदि मैं बोलता हूं आपसे बनाओ कैपेसिटिव वाला ग्राफ, कैपेसिटिव करंट के लिए, तो बेटा ये आपका ऊपर से चालू होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहां से गया, यहां कट किया, यहां मैक्सिमम, यहां कट करके ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। सो ये जो हरा वाला है ये है आई सी टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। मैंने, अच्छा एक बार आप खुद से भी क्रॉस चेक करना मैंने सारे ग्राफ सही बना दिए क्या, नहीं तो पता लगा जल्दबाजी में मैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर गया। रेड पिंक से पिंक हो गया, ओके, यहाँ पे 0 पे ये मैक्सिमम हो गया, ये पिंक मैक्सिमम पे ये 0 हो गए दोनों, पिंक 0 पे ये मैक्सिमम ऊपर, ये नीचे। ये देखो ब्लू वाला ग्राफ थोड़ा सा इधर सरकेगा, फिर यहाँ पे सारे हो गए, और यहाँ पर भी ये दोनों एक ही जगह पे कट करेंगे, भले हमारे कटते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। देखो उतना ग्राफ तो, जब उतना तो फर्क यहाँ पर हाथों की कलाकारी में हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें हमारी क्लियर हैं, और इस प्रकार से हमारे पास में ये हो गया है, ठीक है। इंडक्टिव कैपेसिटेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस, हम सब चीजें, रिएक्टिव कैपेसिटेंस क्या बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सारी चीजें सीख चुके हैं हमने। आर एल और सी का बिहेवियर सीख लिया है, प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी का इन एसी सर्किट। अगले लेक्चर में हम लोग आर एल, आर सी, आर एल सी सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। सो बेटा आज के लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।